हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से फॉर द ईयर 2022-23। और अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बुक का फर्स्ट चैप्टर है और ये बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। सो लेट अस सी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या हैं और उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें पढ़ना क्या है। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंड अकाउंटिंग एंटाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से अपना काम नहीं करते हैं। जो भी काम करते हैं वो समाज की भलाई के लिए करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे काम जो किए जाते हैं जैसे कि बिजनेस वगैरह किया जाता है उसका बेसिक जो प्राइम मोटिव रहता है वो प्रॉफिट कमाना रहता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी होते हैं जिनका मेन मोटिव जो रहता है वो सर्विसेज है, सर्विसेज टू सोसाइटी। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस उसी को कहा जाता है जिनका मेन मोटिव जो रहता है वो सोसाइटी को बेनिफिट करना रहता है या सोसाइटी को लाभ पहुंचाना रहता है। तो अपने काम से और अपने काम के माध्यम से वो समाज के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेरी सोसाइटीज़ और बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्लब्स होते हैं जो कि स्पोर्ट्स को, आर्ट एंड कल्चर को, सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देते हैं। नाउ आप सोचते होंगे स्कूल, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं वो उनका मुख्य मुद्दा तो प्रॉफिट कमाना भी होता है, लेकिन हम यहाँ ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो है वो समाज को लाभान्वित करना है। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स हो सकते हैं जहाँ आप देखेंगे कि सर्विसेज ही मेन रहता है, प्रॉफिट कमाना इनका मोटिव नहीं होता है। सो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स के क्लब्स हैं, वैसे बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर के क्लब्स हैं और सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपने उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए ही काम करते हैं। लाभ कमाना या प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि इनको कोई भी इनकम जनरेट नहीं होता है। इनके सर्वाइवल के लिए या ग्रोथ के लिए इनके पास भी सोर्स ऑफ इनकम होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना या प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो सोर्स ऑफ इनकम में इनके पास क्या है? डोनेशन है। जैसे कि बहुत सारे चाहने वाले हैं या बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्पोर्ट्स को या अपने आर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं तो वो मेंबर्स जो हैं वो डोनेशन देते हैं, तो ये इनके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। उसी तरीके से क्योंकि ये क्लब के तरीके के भी होते हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं, तो इनमें बहुत सारे लोग एनरोल होते हैं, मेंबरशिप लेते हैं। तो जब मेंबरशिप लेते हैं तो वो मेंबरशिप फीस या एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस भी देते हैं, ये भी इनके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। फिर मेंबरशिप फीस लेना ही काफ़ी नहीं है, आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन या ईयरली फीस भी देना होता है। ईयरली ले लीजिए या मंथली ले लीजिए, तो ईयरली या मंथली सब्सक्रिप्शन भी इनके लिए इनकम है। फिर ये लोन भी ले सकते हैं बैंक से अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सारे खर्चे करने होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना होता है, बिल्डिंग खरीदना होता है, प्लेग्राउंड करना होता है, बुक्स खरीदना होता है, मशीन्स खरीदना होता है, इस तरीके से। तो अगर इनके पास डोनेशन और मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन से इनफ अमाउंट नहीं रिसीव हो रहा है तो दे विल गो फॉर लोन्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा ग्रांट्स भी होते हैं। ग्रांट्स का मतलब अनुदान है। अनुदान मतलब जैसे कि सरकार अनुदान देती है, वो सरकारी अनुदान जो है वो कैश में भी हो सकता है और ज़मीन का टुकड़ा या बिल्डिंग या कोई दूसरा मशीनरी, इस तरीके से भी अनुदान सरकार के द्वारा मिल सकता है। न केवल सरकार परंतु अन्य संस्थाएं भी अपने क्लब को या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के ग्रांट्स वगैरह दे सकते हैं। तो इनके पास काफ़ी सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं और इन्हीं रुपयों का वो इस्तेमाल करके अपने मेंबर्स के लिए या समाज के लिए वो जिस उद्देश्य के लिए स्थापित हुए हैं उसे वो पूरा करते हैं।
सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको क्लास 11th का फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट्स याद होगा और साथ में सिंगल एंट्री सिस्टम भी याद होगा, तो ये इन दोनों चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन भी आप इसे समझ सकते हैं। बस यहाँ नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पिछले क्लास में मतलब क्लास 11th में हमने कैश बुक पढ़ा है, कैश बुक पढ़ा है। अब उसी तरीके का एक हमको यहाँ अकाउंट पढ़ना है जिसका नाम है रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह ही होता है, हालांकि ये कैश बुक नहीं है। इन दोनों में फ़र्क होता है। कैश बुक जो है वो साल भर बनाया जाता है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट साल के आखिरी दिन में ये देखा जाता है कि हमको किन किन सोर्सेज से कितना अमाउंट रिसीव हुआ है और हमने कौन कौन से मदों पर खर्चा किया है। तो ये साल के आखिरी दिन बनाया जाता है, लेकिन कैश बुक साल भर लगातार जैसे जैसे पैसा मिलता रहता है और अमाउंट जैसे जैसे एक्सपेंडिचर होता जाता है कैश बुक में एंट्री होती जाती है। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक को देख करके ही बनाया जाता है, लेकिन तरीका वही है। डेबिट में सारा पैसा आ रहा है लिखते हैं और क्रेडिट में जो हम एक्सपेंसेस करते हैं वो लिखते हैं। और दूसरा जो हमने पढ़ा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से जानेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था वही कॉन्सेप्ट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लगाना है। क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम इसमें प्रॉफिट या लॉस जनरेट नहीं होता है। इसमें जो जनरेट होता है उसे हम कहते हैं सरप्लस, और अगर लॉस होता है तो उसे कहते हैं डेफिसिट। फाइन। सो व्हाट इज सरप्लस? सरप्लस इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से डेफिसिट को हम एक्सप्लेन करें तो कहेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। यही चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है, लेकिन ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, इसलिए हम यहाँ जो वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस है। लेकिन यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और सरप्लस एंड डेफिसिट वर्ड यूज़ करेंगे, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्राप्त होता है। फिर और दो स्टेटमेंट्स हैं जो हमें इसमें समझना होता है, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट ये तो हम सिंगल एंट्री सिस्टम में अच्छे से समझे हैं, व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। उसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस शीट। नाउ ओपनिंग बैलेंस शीट ऐसा नहीं है कि साल में दो बैलेंस शीट्स बनते हैं, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लास्ट ईयर का मतलब गॉन ईयर प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट रहता है जो 31 मार्च को बनता है उसे हम करंट ईयर के लिए ओपनिंग समझते हैं, और जो करंट ईयर के आखिरी दिन में मतलब 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट कहते हैं। और इनमें जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसको भी इस्तेमाल करके हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें सरप्लस या डेफिसिट पता चलता है। फाइन। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है और इसमें सारे रेवेन्यू आइटम्स को हमें लिखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे रेवेन्यू आइटम्स को लिखना है। रेवेन्यू आइटम्स वो इनकम या एक्सपेंडिचर होते हैं दैट आर रिकरिंग इन नेचर एंड दैट आर यूज्ड विद इन द ईयर, ये रेवेन्यू आइटम्स है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें सिर्फ कैश को लिखना होता है। कैश मिल रहा है तो लिखिए, और कैश का पेमेंट हो रहा है तो उसे लिखना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर कि वो करंट ईयर का मिला है या प्रीवियस ईयर का मिला है या नेक्स्ट ईयर का मिला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब मिल रहा है तो उसे हम डेबिट साइड लिख रहे हैं, और जब हम पे कर रहे हैं तो हम उसे क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें रेवेन्यू आइटम्स को लिखना है, और ये सिर्फ साल भर के आइटम्स हमें लिखने हैं, जैसे कि सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, सब्सक्रिप्शन है। और भी हम इसे डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से हम इसे समझें, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है कि किस आइटम को हमें रेवेन्यू आइटम समझना है और किस आइटम को हमें कैपिटल नेचर का समझना है। क्योंकि जो कैपिटल नेचर के होंगे वो हमें
ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखने हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसे हमको समझना है और उसे क्लासिफाई करना है और लॉजिक के साथ कि वो रेवेन्यू नेचर्ड आइटम है या तो फिर वो कैपिटल नेचर्ड आइटम है। अगर वो रेवेन्यू नेचर्ड आइटम है तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्लेस करेंगे, और अगर उनका नेचर कैपिटल है तो हम उसे बैलेंस शीट में रखेंगे। कैपिटल नेचर के बारे में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ऐसे इनकम या एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर से आगे के लिए है ना, जैसे बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग जो है वो कैपिटल नेचर्ड है, क्योंकि बिल्डिंग का इस्तेमाल जो कंपनी या फर्म या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सालों साल करने वाली है। मतलब बिल्डिंग का बेनिफिट एक ही साल में हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इट इज़ स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज़ ऑफ कैपिटल नेचर। लेकिन उस बिल्डिंग का वो हिस्सा या वो अमाउंट जो हमने करंट ईयर में यूज़ कर लिया है वो रेवेन्यू नेचर का है, जैसे कि डेप्रीशिएशन, है ना। सो बिल्डिंग का जो डेप्रीशिएशन है वो रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन जो बिल्डिंग का कॉस्ट है या बुक वैल्यू है वो आगे सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, इसलिए वो कैपिटल नेचर का है। सो वी विल सी दीज थिंग्स इन डिटेल्स इन द एक्सरसाइज व्हाइल वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, and it is very very easy. So let us move forward. So let us go through some of the questions, and through these questions the concept for the chapter will be developed. Now इस बात को आप समझिए कि किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक वीडियो में या एक सीटिंग में पूरे डिटेल्स के साथ समझा पाना पॉसिबल नहीं है। उसे हम जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे डिटेल्स जो हैं वो चैप्टर के समझ में आ जाएंगे। सो लेट अस प्रोसीड विद दिस। At the same time, rest assured that each and every question will be solved in this channel HD Orion, not only for this particular chapter but all the chapters for class 12th CBSE. So you can be benefited, you can take benefit from this channel. All the chapters, all the questions with much detail and accuracy, it will be solved. So please do like, subscribe and share the channel, and watch the channels regularly so that you are confident your concept for the topic is properly understood and developed. सबसे पहले हम समझेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। नाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसा कि नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि रिसीट मतलब प्राप्त करना और पेमेंट मतलब चुकाना, अमाउंट चुकाना। सो ये कैश बुक के जैसे ही हमें बनाना है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये एक रियल अकाउंट है। सो जो भी पैसा या अमाउंट हमें रिसीव होगा, मतलब क्लब को या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होगा, उसे हमें डेबिट साइड लिखना है, और जो भी पेमेंट क्लब करने वाली है, करेगी साल भर के दौरान, उसे हमें क्रेडिट साइड लिखना है। इस तरीके से बचा हुआ जो अमाउंट रहेगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। फाइन। और इसमें कोई रेवेन्यू और कैपिटल आइटम का भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि अमाउंट हमें मिला है तो हमें लिखना है डेबिट साइड, और अमाउंट अगर पेमेंट किया गया है तो उसे हमें लिखना है क्रेडिट साइड, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, दैट इज कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। फाइन। सो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1 के माध्यम से इसे सॉल्व करेंगे और समझेंगे। बंगाल क्रिकेट क्लब वाज इनॉग्रेटेड ऑन 1 April 2021 and it had the following receipt and payment during the year ended 31st March 2022। यहाँ देखिए 1 April 2021 को बंगाल क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई और साल का आखिरी दिन 31 मार्च 2022 को ये जानकारी हमें दी जा रही है रिसीट एंड पेमेंट के बारे में। तो क्लब ने क्या क्या रिसीव किया है, रिसीट में लिखा हुआ है एंट्रेंस फीस ₹10,000, सब्सक्रिप्शंस ₹60,000, डोनेशंस ₹10,000। ये सब अमाउंट हमें मतलब क्लब को मिला है। उसी तरीके से पेमेंट पे है रेंट पेड ₹15,000, पोस्टेजेस ₹1,000, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ₹8,000, इन्वेस्टमेंट्स ₹30,000, स्टेशनरी ₹4,000, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ₹3,000, मिसलीनियस एक्सपेंसेस ₹2,000। ये सारे एक्सपेंसेस है क्लब के। फाइन। क्योंकि क्लब को मेंटेन करने में, अब ये देखिए कौन सा क्लब है, ये क्रिकेट क्लब है, तो ये क्रिकेट स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये क्लब है, तो इनके पास इतने सारे खर्चे हैं और इन्हीं अमाउंट से इन खर्चों को पूरा करना है। और क्लब इसी साल एग्जिस्टेंस में आया है, इसलिए इनके पास ओपनिंग में
ओपनिंग कोई कैश बैलेंस वगैरह भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। हमें करना क्या है, प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हमें सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट साल भर का बनाना है इसी इंफॉर्मेशन से। सो लेट अस सी हाउ इट इज टू बी सॉल्व्ड। So this is the format of receipt and payment account for question number 1. In the books of Bengal Cricket Club, receipt and payment account for the year ended 31st March 2022. Now ये डेबिट साइड है, इसमें हमें रिसीट लिखना है, जो भी अमाउंट क्लब को रिसीव हुआ है वो हमें डेबिट साइड लिखना है, और जो भी पेमेंट क्लब ने किया है वो हमें क्रेडिट साइड लिखना है। सो ये क्या है, ये एक रियल अकाउंट है ना। डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट। सो क्वेश्चन में दिया है रिसीट में एंट्रेंस फीस मिला है 10,000 रुपीज। सो वी विल राइट हियर टू एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस रुपीज 10,000। सब्सक्रिप्शन भी मिला है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है ईयरली या मंथली फीस, क्योंकि क्लब है तो क्लब में बहुत सारे मेंबर्स एनरोल होते हैं और वो एंट्रेंस फीस मतलब एडमिशन फीस तो देते ही हैं, साथ में ईयरली या मंथली फीस भी देते हैं। सो साल भर का सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है मंथली फीस वो है रुपीज़ 60,000। और बहुत सारे ऐसे चाहने वाले हैं या पेट्रेंस हैं जिन्होंने हमें डोनेशन दिया है। सो डोनेशंस के नाम से हमें 10,000 रुपीज़ मिला है। ये 3 ही सोर्स है मतलब अभी क्लब के लिए, क्योंकि ये पहला साल है। अब हम पेमेंट के साइड देखिए, रेंट। सो बाय रेंट, किसी भी चीज़ का रेंट हो सकता है, जैसे बिल्डिंग का रेंट हो सकता है या प्लेग्राउंड का रेंट हो सकता है। फिर पोस्टेज 1,000 रुपीज़। न्यूज़पेपर मंगाती है क्लब एंड मैगजीन्स रुपीज़ 8,000 का। फिर इन्वेस्टमेंट भी किया है क्लब ने। सो सेल्फ ग्रोथ के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स ज़रूरी है, क्योंकि क्लब है और क्लब आज कम फैसिलिटीज़ दे रही है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने के लिए उनको रिसोर्सफुल होना पड़ेगा। सो इन्होंने अपने कुछ अमाउंट को, कुछ रिसीट को इन्होंने इन्वेस्ट किया है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास रिसोर्स नहीं है और ये मतलब अपने लिए कुछ अमाउंट बचा नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनको पैसे बचाने पड़ेंगे तब जा कर के इनके पास नया प्लेग्राउंड, नई बिल्डिंग, नया स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह ला सकेंगे क्लब के लिए। नाउ ये सारे एक्सपेंसेस थे और ये इन्वेस्टमेंट्स हो गया। अब स्टेशनरी भी है। सो बाय स्टेशनरी रुपीज़ 4,000 का। बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस रुपीज़ 3,000 एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस। सो इतने सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं और ये हमारा रिसीट है। सो रिसीट को हम एक्सपेंस से कंपेयर करेंगे, देखते हैं कितना अमाउंट हमारे लिए बचता है। सो बाय ऑब्जर्वेशन हमें दिख रहा है कि डेबिट साइड में बड़े अमाउंट हैं और इनका ग्रैंड टोटल जो है वो 80,000 रुपीज़ है। और क्रेडिट साइड के ये सारे अमाउंट को हम ऐड करते हैं तो ये आ रहा है 63,000। मतलब हमें यहाँ पर एक एडजस्टिंग अमाउंट लिखना पड़ेगा, तब जा करके यहाँ पर का भी ग्रैंड टोटल 80,000 हो जाएगा। सो 80,000 माइनस यहाँ का ग्रैंड टोटल 63,000 करने से यहाँ 17,000 रुपीज़ बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है। यही हमारा बाय बैलेंस क्लोज डाउन है। दिस इज़ योर बैलेंसिंग अमाउंट। मतलब इतना अमाउंट हमने रिसीव किया साल भर के दौरान और इतना सारा हमने खर्चा किया, तब भी हमारे पास 17,000 रुपीज़ कैश बैलेंस है। सो दिस इज़ आवर एसेट और ये डेबिट बैलेंस है, ये हमारा एसेट है, लेकिन ये हमारा इनकम नहीं है ना। इनकम नहीं है या सरप्लस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि 17,000 रुपीज़ का हमें फ़ायदा हुआ है हमारे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि साल के आखिरी में क्लब के पास 17,000 रुपीज़ कैश बैलेंस है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। Now let us see question number 2. From the following particulars relating to Shyamji Charitable Society, prepare receipt and payment account for the year ending 31st March 2019.
पर्टिकुलर्स और अमाउंट दिया हुआ है। कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2018 इज ₹16,000। नाउ इसका मतलब ये है कि ये जो चैरिटेबल सोसाइटी है ये पहले से ही काम कर रही है, अनलाइक क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इसी साल इसका इनॉग्रेशन हुआ था। नाउ ये एक पुरानी संस्था है और इनके पास पहले से ही कैश बैलेंस है 16,000 रुपीज़ का। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमें कैश बैलेंस मिला था 17,000 रुपीज़ का, मतलब साल के आखिरी दिन में उनके पास 17,000 रुपीज़ बचा था, ये क्लोजिंग बैलेंस था। लेकिन ये तो पहले से ही काम कर रही है ये कंपनी, तो इनके पास इनका पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस ही हमारा ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है ना, 16,000। ना केवल कैश इन हैंड है इनके पास, लेकिन कैश एट बैंक भी है, बैंक में भी 28,000 रुपीज़ है। सो दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2018। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग ₹11,000 फॉर द ईयर 2017-18 ₹60,000। वर्ष भर के दौरान इन्हें 60,000 रुपीज़ मिला, जिसमें से 11,000 रुपीज़ प्रीवियस ईयर का है, मतलब 17-18 का है। हम कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं? 18-19 के लिए बना रहे हैं। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है उसमें 11,000 रुपीज़ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो भी हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इसे लिखेंगे। अमाउंट मिल रहा है तो बस लिखना ही है हमें, है ना। डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, ये 2,90,000। अब देखिए यहाँ बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला है। डोनेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल डोनेशन, दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन। ये डोनेशन स्पेसिफिक नेचर का है ना। तो पैसा तो हमें मिल गया ना, अमाउंट मिल गया, तो हमें इसे लिखना है, चाहे वो स्पेसिफिक नेचर का हो चाहे जनरल कैटेगरी का हो, है ना। सो डोनेशन फॉर बिल्डिंग। देन मिसलिनियस एक्सपेंसेस 98,000 रुपीज़, लॉकर रेंट ₹32,000 एंड एंट्रेंस फीस ₹41,000। सो लेट अस प्रिपेयर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा है कि प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। Solution 2, receipt and payment account for Shyamji Charitable Society for the year ended 31 March 2019। रिसीट के साइड हम ओपनिंग बैलेंसेस को लिखेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, पैसा बचा हुआ था, अमाउंट बचा हुआ था, ये डेबिट बैलेंस ही होता है, तो इसे हम डेबिट में, ओपनिंग बैलेंस को हमें डेबिट में लिखना है। टू कैश इन हैंड, टू कैश इन हैंड, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 16,000 रुपीज़ एंड टू कैश एट बैंक। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, अमाउंट है 28,000 रुपीज़। नाउ सब्सक्रिप्शन 60,000, तो ये कंपनी के लिए क्या है, ये सोर्स ऑफ इनकम ही है सब्सक्रिप्शन, सो इसे हम डेबिट में लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन। इसमें 11,000 रुपीज़ पिछले साल का है, तो भी हमें यहाँ लिखना है, अमाउंट मिल रहा है मतलब हमें यहाँ लिखना है। देन डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, ये भी रिसीव है, रिसीट है, फाइन। सो टू डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग ₹2,90,000। ये एक स्पेसिफिक डोनेशन है, क्योंकि इसमें पर्पस भी लिखा हुआ है कि डोनेशन क्यों मिला है, बिल्डिंग के लिए मिला है, इसलिए ये स्पेसिफिक नेचर का है। अगर सिर्फ डोनेशन लिखा रहता तो ये जनरल नेचर का होता, तो दोनों ही नेचर के डोनेशन, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसे हमें यहाँ लिखना ही है। देन मिसलिनियस एक्सपेंसेस, तो ये पेमेंट है, सो बाय मिसलिनियस एक्सपेंसेस। मिसलिनियस एक्सपेंसेस मतलब बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे हैं जो साल भर के दौरान 98,000 के हुए हैं, इसे हिंदी में हम कहेंगे विविध व्यय, अन्य अन्य प्रकार के हैं। बाय लॉकर रेंट, रिसीव किए हैं हमने, है ना, टू लॉकर रेंट, लॉकर रेंट, क्योंकि ये एक चैरिटेबल सोसाइटी है तो ये अपने मेंबर्स को लॉकर्स भी प्रोवाइड करती है और रेंट पे प्रोवाइड करती है, तो ये लॉकर रेंट खर्चा नहीं है, लॉकर रेंट जो है वो एक इनकम है। 32,000 रुपीज़ का लॉकर रेंट रिसीव हुआ है एंड एंट्रेंस फीस भी है, सो टू एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस है ₹41,000 का। सो बाय ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं कि हमारे पास रिसीट कॉलम में ज़्यादा अमाउंट है और पेमेंट साइड कम है, सो इधर का ही टोटल ज़्यादा होगा। इसका ग्रैंड टोटल है ₹4,67,000।
सो क्रेडिट साइड भी 4,67,000 रुपीज़ बनाने के लिए हमें यहाँ एक बैलेंसिंग अमाउंट इंसर्ट करना होगा। सो 4,68,000 माइनस 98,000 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बाय बैलेंस क्लोज डाउन ₹3,69,000 का बैलेंसिंग फिगर। नाउ ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों मिला करके है। फाइन, सो इसी में इंक्लूडेड है। इसका मतलब यह है कि आउट ऑफ द टोटल रिसीट ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट्स वेर सब्ट्रैक्टेड एंड दिस इज द बैलेंसिंग और दिस इज द कैश बैलेंस लेफ्ट विथ श्याम जी चैरिटेबल सोसाइटी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट और चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रेस्ट अश्योर्ड दैट वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, नॉट ओनली चैप्टर, throughout all the chapters of class 12th syllabus. So please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.